अब हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्चुअली क्या है? ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है इंडिया से वेल्थ ब्रिटेन में। यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन सिर्फ एक तरफ ट्रांसफर। जब भी ट्रेड होता है दो जन के बीच में, एक जन रिसीव करता है तो एक जन पे करता है, मतलब इक्वल वैल्यू, एक जन रिसीव करता है तो एक जन पे करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इंडिया की तरफ से सिर्फ पैसा गया है, वहाँ से उसका इक्वल वैल्यू कुछ आया नहीं। और कहा यह जाता है कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये स्टार्ट हुआ जब काउंसिल बिल बनाया गया। ये काउंसिल बिल क्या होता था कि अगर कोई इंडियन गुड्स परचेज करना चाहता है तो उसको स्टर्लिंग से काउंसिल बिल परचेज करना पड़ता था। मतलब बाहर से कोई अगर इंडियन गुड्स परचेज करने लेना चाहता है तो स्टर्लिंग पे करके उनको काउंसिल बिल परचेज करना पड़ता था, और फिर उस काउंसिल को यूज़ करके इंडिया से वो गुड परचेज कर सकते थे, जो कि बाद में अल्टीमेटली इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज होता था। तो यहाँ से शुरुआत हुआ था ड्रेन ऑफ वेल्थ का। और कहा जाता है कि 1757 के बाद ही ये स्टार्ट हुआ था। 1757 के बाद सबसे पहले तो उस समय में जो ट्रेड होता था बुलियन के एक्सचेंज से, मतलब अगर इंडिया से कुछ परचेज होता था तो उसके बदले में बुलियन आता था भारत में, मतलब प्रीशियस मेटल्स। तो सबसे पहले बंगाल में जो बुलियन है इसका एक्सपोर्ट बंद हुआ काउंसिल में आने के बाद। और हालांकि उस समय भारत के कुछ क्षेत्रों में फिर भी थे, लेकिन बंगाल में स्पेशली बंद किया गया था। बंगाल जो है हब था और का एक बहुत ही बड़ा स्टेट था रेवेन्यू जनरेटिंग, रेवेन्यू की तरफ से अगर देखा जाए तो। जितने भी परचेजेस होते थे बंगाल या फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वो किससे फंड किया जाने लगा? वो बंगाल का जो सरप्लस होता था उसी से फंड किया जाने लगा, और इसको नाम दिया था इन्वेस्टमेंट का। बाद में इस इकोनॉमिक ड्रेन में ऑफ काफ़ी सारे कंपोनेंट जो है ऐड होते गए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉन्टगोमेरी मार्टिन इन्होंने एक सर्वे किया बिहार और बंगाल के लोगों के ऊपर 1806 से लेकर 1816 तक, और उन्होंने एक कंक्लूजन दिया। और किस बात का कि कितना बड़ा ये अमाउंट था जो जिसका इकोनॉमिक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है भारत से ब्रिटेन में। तो उन्होंने पाया कि 3 लाख स्टर्लिंग ब्रिटिश इंडिया में जो है, इंडिया से ब्रिटिश इंडिया में, आप बोलते ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटेन की तरफ गए हैं, अगर उसको अगर 30 साल में हम लोग 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड करें, जो कि उस समय का नॉर्मल रेट हुआ करता था, तो वो हो जाता है 723 मिलियन स्टर्लिंग। तो इतना बड़ा अमाउंट का ड्रेन, आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक ड्रेन। अगर ये धीरे धीरे अगर ब्रिटेन से भी निकलता है इतना बड़ा अमाउंट, तो 30 ईयर्स में तो ब्रिटेन भी जो है इम्पोवरिशमेंट का शिकार होता था, गरीब हो जाता था। ऐसा उन्होंने मॉन्टगोमेरी ने अपनी स्टडी या फिर अपने रिसर्च में कंक्लूड किया था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए करीबन वो 1 सेंचुरी बाद विलियम डिग्बी ने अपनी किताब प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया में इसी कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराया, और कंक्लूजन में उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि जो इंडिया का जो मेन प्राइमरी जो रीज़न है इंडिया का डिप्लोरेबल कंडीशन का, वो केवल इकोनॉमिक ड्रेन ही है जो इंडिया से भारत में हुआ। और उन्होंने भी एक एस्टिमेशन दिया है कि लगभग 19वीं सेंचुरी के एंड तक इंडिया टू इंग्लैंड या ब्रिटेन बोल सकते हैं 60,080 मिलियन स्टर्लिंग का जो है ड्रेनेज हो चुका था। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि वो क्या क्या कंपोनेंट्स थे जिसके जरिए ये ड्रेनेज को अंजाम दिया जा रहा था। तो जो फॉरेन डेप्ट मेनली डेप्ट कहाँ से ले रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी? ऑब्वियसली ब्रिटेन से। तो जो फॉरेन डेप्ट था इस पे जो इंटरेस्ट पे करना था उसके ऊपर पे करना था कि डेप्ट वहाँ से ले रहे हैं, इंटरेस्ट वहाँ जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट के रूप में पैसा बाहर चले जा रहा है, इंडिया से बाहर चले जा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, और जो उन्होंने गारंटी ऑफ रिटर्न्स किए हुए थे ऑन रेलवे के इन्वेस्टमेंट में, उसके रूप में बाहर जा रहा था। इरिगेशन, रोड ट्रांसपोर्ट के नाम पर फाइनली होम चार्जेस क्या होता था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट में जो पोजीशन होल्डर होते थे, उनका पेंशन, उनका सैलरी या उनके एस्टेब्लिशमेंट के खर्च के लिए, मान लीजिए वो यहाँ पे है, वो उनको पेमेंट हो रहा है सैलरी या पेंशन, लेकिन वो खर्च करते थे लंदन में। तो इस तरीके से भी धीरे धीरे जो है पैसा बाहर जाने लगा। ना यहाँ पे भी एक एस्टिमेट ये लगाया गया था कि हर साल कम से कम 5 to 10% जो है नेशनल इनकम से, जो भी इंडिया का नेशनल इनकम होता था उस समय, उस 5 to 10% जो है यूनिलेटरली ट्रांसफर कर दिया जाता था या हो जाता था। बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है 5 to 10%। नाउ टू फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ पॉवर्टी, दादा भाई नौरोजी गरीबी, इंडिया में जो गरीबी फैल रखी थी उसका रियल कॉज फाइंड आउट करने के लिए वो जो रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1876। तो उस समय इस ड्रेन थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जितना भी ड्रेनेज हुआ है वेल्थ का, ये एक्चुअली वही पोटेंशियल सरप्लस है जिसको अगर वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट किया गया होता तो सपोर्ट मिलता काफ़ी हद तक इंडिया को डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, या फिर जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसमें भी काफ़ी मदद मिलता भारत को।